देखिए मेरी बात सुनिए, जो ओम का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, उस ओम के नियम से संबंधित यहाँ कुछ ग्राफ्स हैं, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा इसमें से ओमीय परिपथ को दर्शाता है, कौन सा अनोमीय परिपथ को दर्शाता है। फिर उसके बाद बल्ब और डायोड, जो एलईडी लाइट होती है और जो डायोड होता है, ये किस तरीके से भिन्न है, इन्हें आपको व्यक्त करना है। जो ओमीय परिपथ है, इसमें ओम का नियम क्या होगा, फॉलो होगा, फॉलोड बाई ओम्स लॉ, फॉलोड बाई ओम्स लॉ। यानी ओमीय परिपथ जो होगा वो ओम के नियम का पालन करेगा। ओम के नियम का पालन करने का क्या अर्थ है कि V प्रोपोर्शनल टू I होगा, लेकिन शर्त क्या है कि जो फिजिकल स्टेट है अर्थात भौतिक अवस्था, वो भौतिक अवस्था होनी चाहिए क्या, स्थिर। अब भौतिक अवस्था में जैसे दाब है, ताप है, आयतन है कमरे का, या जहाँ पर हमने उस सिस्टम को रखा है प्रैक्टिकल के लिए, उस स्थान का दाब, ताप और आयतन जो भी हो वो स्थिर होना चाहिए। इस भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी B प्रोपोर्शनल I मिलेगा, अन्यथा B प्रोपोर्शनल I नहीं मिलेगा। जहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होता है, यहाँ ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन, V और I। तो V और I के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसी रेखा मिलेगी भाई, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ओमीय परिपथ किसे कहेंगे, वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करेगा, उसे ओमीय परिपथ करेंगे। अब ओमीय परिपथ अगर है तो B प्रोपोर्शनल I होगा, और ये B प्रोपोर्शनल I तभी होगा जब पूरे परिपथ की भौतिक अवस्था क्या हो, स्थिर हो। भौतिक अवस्था का मतलब ताप, दाब, आयतन, घनत्व, आर्द्रता, ये सब कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं कि एक रूम है उसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, दूसरा रूम में उसकी ह्यूमिडिटी कम है, और फिर अलग अलग परिस्थितियों में ले जाकर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो परिणाम अलग अलग आएगा। ठीक है, सारे भौतिक अवस्थाएं होनी चाहिए स्थिर। तो ये हो गया, बस इतना ध्यान में रखना। अगर स्ट्रेट लाइन बना हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ओम के नियम का पालन कर रहा है, और ऐसे परिपथ को ओमीय परिपथ कहेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो जब वोल्टेज की वैल्यू 0 है तब करंट की वैल्यू भी क्या है, 0 है। देखो यहाँ पे ओरिजिन पर वोल्टेज 0 तो करंट भी क्या है, 0। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, उसी अनुपात में, इसीलिए स्ट्रेट लाइन मिला। और अओमीय परिपथ क्या होगा, यस, नॉट फॉलोड बाय ओम्स लॉ, नॉट फॉलोड बाय ओम्स लॉ, जो ओम के नियम का पालन ना करता हो। तो जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, स्वाभाविक है उसमें B प्रोपोर्शनल I नहीं मिलेगा। B प्रोपोर्शनल I क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो फिजिकल स्टेट है, जो भौतिक अवस्था है, वो कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट कांस्टेंट। जब फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो स्वाभाविक है B प्रोपोर्शनल I नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि फिजिकल स्टेट में अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, अगर प्रेशर चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, ह्यूमिडिटी चेंज होगी तब भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो अगर रेजिस्टेंस ही चेंज हो रहा है तो ओम का नियम जो है वो तो बनता ही रेजिस्टेंस से है ना, कि V बराबर I इंटू R। जब ये R कांस्टेंट होता है तभी ये प्रोपोर्शनैलिटी लगती है। अगर ये R कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप नहीं लगा सकते। और R कांस्टेंट तभी होगा जब फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट किया जाए। अब फिजिकल स्टेट का मतलब ताप, दाब और आयतन, घनत्व, ये सब स्थिर होना चाहिए, तो प्रतिरोध हो जाता है स्थिर, और प्रतिरोध के स्थिर होने से भी प्रोपोर्शनल I हमें मिल जाता है। तो अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट नहीं है तो फिर B प्रोपोर्शनल I नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, ये चेंज होता रहेगा। ऐसे परिपथ को जहाँ पे ये घटना होती है उसे क्या कहते हैं, अओमीय परिपथ कहते हैं। और जब इस पर ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं मिलेगा, B और I के बीच का ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कभी ऐसे मिले या कभी ऐसे मिले,
या फिर ऐसे ऐसे भी हो सकता है। समझ रहे हो? ये A1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बस है। डायोड वहाँ लिखे हैं ना, पहले वहाँ चले, अभी तो यहाँ बता रहे। तो यहाँ पे ओम के नियम का पालन नहीं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आया, चित्र बना के दे दिया कि निम्न में से कौन सा ओमीय परिपथ को व्यक्त करता है, तो जहाँ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और स्ट्रेट लाइन में ऐसा भी तो स्ट्रेट लाइन बन सकता है, देखो ऐसे भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन वैलिड नहीं है। क्यों? वैलिड वहीं रहेगा कि जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो होना चाहिए। यहाँ पे देखो, जब वोल्टेज की वैल्यू अगर हम आई और बी लेते हैं तो यहाँ वोल्टेज तो जीरो मिल जा रहा है, लेकिन क्या करंट जीरो मिल रही है? करंट जीरो नहीं है, इसलिए ये ओमीय परिपथ को व्यक्त नहीं करता, ये गलत है, जबकि ये क्या है? सही है। तो ओमीय परिपथ में ये सावधानी याद रखिएगा, दोनों बना लीजिएगा आप। और अनोमीय का मतलब तो ये रेगुलर होना ही, ये टेढ़ा मेढ़ा फॉलो ही नहीं करेगा। एलईडी बल्ब जो होता है, इसमें वोल्टेज और करंट के बीच में एक बड़ा अच्छा संबंध होता है। शुरुआती समय में जो एलईडी लाइट होती है उसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है। जब एक बार वो लाइट जलने लगती है ना, तो वोल्टेज धीरे धीरे कम हो जाता है और करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एलईडी लाइट जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? सेमीकंडक्टर मतलब जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बोरान है, कार्बन है, और एक और एलिमेंट छूट रहा है, बताएगा कोई? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 11th में भी पढ़े हो, 12th में भी पढ़े हो, आज आप लोगों के ऊपर दोषारोपण हो रहा है। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद 5 एलिमेंट नहीं याद है 4 तो मैंने बता दिया, एक एलिमेंट और बताओ। जो अर्धचालक है, 5 ही एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं मिलेगा। कल ढूंढ के लाइएगा 5वां एलिमेंट, आपको माना जाएगा आविष्कारक है। देखो क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बहुत जगह खाली है ना, उसमें कोई अवयव है नहीं, तो उसमें अपना अपना नाम लिख के भर लीजिएगा। तो जो एलईडी लाइट है उसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान जैसे अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। और इन अर्धचालकों को स्टार्टिंग के लिए वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, फिर उसके बाद थोड़े से वोल्टेज पर भी करंट की वैल्यू बढ़ती है और इसमें से बड़ी मात्रा में प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, V और R। इसमें देखो एक विशेषता क्या है कि जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी क्या है? जीरो है। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और करंट की वैल्यू जितने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा तेज़ी से आपको प्रकाश की मात्रा में वृद्धि महसूस होगी, यानी लाइट उसमें से ज़्यादा प्राप्त होगी। तो ये ग्राफ देखकर भी आप कह सकते हो कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ है, यानी B प्रोपोर्शनल I नहीं है, B प्रोपोर्शनल I नहीं है, यानी ये भी अनओमीय परिपथ का ही उदाहरण है। ये भी ओम्स लॉ का पूरा पालन नहीं करता। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम और बोरान जैसे आप सेमीकंडक्टर देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस इनका कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे जैसे आप सर्किट को यूज़ करोगे, इस सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बदलता रहता है। जैसे सर्किट को यूज़ करेंगे तो सर्किट का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते 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 जो होता है ना, ये सारे सेमीकंडक्टर बन जाते हैं कंडक्टर, और कंडक्टर बन जाएंगे तो स्वाभाविक है रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, और कांस्टेंट नहीं होगा तो B प्रोपोर्शनल I कभी नहीं होगा। हाँ, सोचत तो बताए हो, बट एक बार और सोच लेना। 8 नहीं 5, 8वां जो अन्य आप देख रहे हो उसे माना जाता है पर वो है नहीं। गैलियम, पता नहीं क्या बोलो। देखो इस देर पहले जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जो डायोड है, डायोड 2 प्रकार का होता है, PN डायोड और NP डायोड। ये डायोड ही वो उपकरण है जो सर्किट में ऐसे बना रहता है। आप कभी भी मोबाइल या चार्जर देखिए तो उसमें ऐसे बना रहता है चित्र, परिपथ आरेख ऐसे बना होता है। जहाँ ये सिंबल बना होगा इसका मतलब वहाँ डायोड लगेगा।
डायोड का मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हों, 2 ही इलेक्ट्रोडों से बोलते हैं डायोड। इसमें जो त्रिभुज आप देख रहे हो ये पॉजिटिव सिरा होता है और जो ये रेखा है वो नेगेटिव होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, इसीलिए इसे डायोड कहता है। और ये डायोड भी सेमीकंडक्टर का बनता है। किसका बनता है? यस। इस डायोड के लिए होता क्या है, ग्राफ ऐसे, मतलब क्या है, एक निश्चित समय तक आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो आपको धारा का मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी यहाँ तक देखो, अगर मान लो वोल्टेज V बराबर BC है तो इस अवस्था तक करंट की वैल्यू क्या है? 0, कोई धारा नहीं मिलती है। इस डायोड के जंक्शन से कोई धारा हमें नहीं प्राप्त होगी। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा वोल्टेज चेंज करने पे धारा का मान बढ़ने लगता है, और अचानक से थोड़ा और चेंज करने पर वोल्टेज धारा का मान बहुत ही अधिक हो जाता है। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो यहाँ भी B प्रोपोर्शनल I लागू नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने डायोड LED बल्ब इसलिए बताया क्योंकि कई बार बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया है कि अनओमीय परिपथ के उदाहरण दीजिए। ठीक है, मैं ओमीय और अनोमीय लिख के इतने में ख़त्म कर सकता था कि जो ओम के नियम का पालन करे वो ओमीय है, जो पालन ना करे वो अनोमीय है। लेकिन एग्ज़ाम में यही इतना नहीं पूछेगा, ये भी पूछ लेता है कि अनओमीय परिपथ के उदाहरण दीजिए। अब अगर अनओमीय परिपथ इसे लिख दिया कि ओम का नियम लिखिए और अनओमीय परिपथ का उदाहरण दीजिए, या अनओमीय उदाहरण आपको लिखने के लिए बोला था, आप क्या लिखोगे वहाँ? क्या ऐसे बना देने से हो जाएगा? नहीं, उसमें लिखना पड़ेगा। क्या? LED बल्ब और डायोड बल्ब, इन दोनों का परिपथ हमेशा कैसा होता है? अनओमीय होता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ओमीय परिपथ के तो सारे उदाहरण हैं। ये जो पंखा चल रहा है वो भी ओमीय है, जो घरेलू जितनी वायरिंग है वो सभी होते हैं ओमीय, खास करके जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होता हो, जैसे कि मेटल कंडक्टर। ध्यान देना, इसका एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या? चालक धातुएं या चालक तार। और चालक तार किसका? कापर का हो, एल्युमिनियम का हो, गोल्ड का हो, सिल्वर हो, इन सब के जो चालक तार होते हैं ना वो ओमीय होते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर है और इसमें रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का कोई ज़्यादा बाधा होता नहीं है। तो आप इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे नया टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। जिसके प्रति एकांक आयतन में चालक तार, जिसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n लंबाई के एक चालक तार में, जिसके प्रति एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, कामा अनुगमन वेग BD, अनुगमन वेग BD और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A, अनुगमन वेग BD और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है कामा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, कामा को विभवांतर वाले जेंडर के अनुसार विभवांतर वाले किसी सेल से चित्रानुसार जोड़ा गया है, किसी सेल से चित्रानुसार जोड़ा गया है, चित्रानुसार जोड़ा गया है तब। तो ये स्टेटमेंट जो है ना आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो अक्षर आप यूज़ करने जा रहे हो उसका नामकरण करना पड़ेगा ना कि ये चीज़ है।
तो अब इसके बाद आप लिखना नहीं, जो मैं चित्र बना रहा हूँ समझा रहा हूँ उसे समझिएगा, और एक दूसरे से मतलब बात कतई ना करो, नहीं तो मैं जो जो बात करेगा उसका नाम यहाँ पे लूँगा और वीडियो में रिकॉर्ड करके फेसबुक पे डाल दूँगा, ठीक है। स्पॉन्सर भी कर देंगे 400 रुपया जेब से लगा के, और 15 किलोमीटर के रेडियस में आपको फेमस कर देंगे। देखो जो टॉपिक है वो है ओम के नियम का वेरिफिकेशन। एक चालक तार मैंने लिया ऐसे, और इस चालक तार की लंबाई क्या माना गया भाई, L है। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग भी माने हो BD है। इसके प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n है। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। लंबाई L हो गई। मैंने कहा इस चालक तार को क्या करना है, किसी सेल से जोड़ देना है। सेल से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अनुगमन वेग BD लिखे हो ना, तो अनुगमन वेग शब्द का प्रयोग तभी कर सकते हो जब एक चालक को आप किसी सोर्स से जोड़े हो। अगर नहीं जोड़ा है तो फिर तो उसमें ये वेग हो जाएगा। तो इसमें हम इस चालक को एक सेल से जोड़ दिए और यहाँ कुंजी लगा लेंगे। इस सेल के लिए विभवांतर भी है, तो जो सेल का विभवांतर है वो चालक के सिरों के बीच में भी लगेगा। माना कि चालक के सिरों का विभवांतर क्या है V। इस चालक का अपना रेजिस्टेंस भी तो होगा, तो रेजिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, कैपिटल R। अब अगर सेल से जोड़ोगे तो धारा भी प्रवाहित होगी, तो जो धारा या सेल से प्रवाहित होगी वो सीधा सीधा इस कंडक्टर से फ्लो होगी, और इसके दूसरे सिरे से पुनः उतनी ही धारा वापस आ जाएगी ग्रिड प्लेट पर। यहाँ तक जानकारी स्पष्ट है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है ओम का नियम। और ओम का नियम क्या है, ओम का नियम है कि V/I बराबर R एज ए कांस्टेंट। यही ओम का नियम है कि जो विभवांतर और धारा का अनुपात है वह एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं चालक का। तो हमें यही प्रूव करना है कि R जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ प्रूव करने के लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं करना है, टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। और उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हेल्प कौन करेगा, अनुगमन वेग, डायरेक्ट वेलोसिटी का यूज़ करना है। ध्यान से बात को समझिएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, ये जो चालक तार है इसे पहले सर्किट से थोड़ी ना जोड़ा गया होगा, पहले कहीं कमरे में या कहीं रहा होगा सराउंडिंग के अंदर। तो जब ये सेल से जुड़ा नहीं था तो इस चालक के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो सभी तो गति करते रहे होंगे, पर जो सेल से जुड़ा होने के पहले मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग है उसे ऊष्मीय वेग कहते हैं। इतनी जानकारी तो स्पष्ट है। और किसी एक चालक का औसत ऊष्मीय वेग का मान क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए आपको मैंने बताया था कि एक चालक तार को अगर आप धूप में रख दो प्रकाश में, तो ऊष्मा के कारण उसमें धारा कभी प्राप्त नहीं होती है। क्यों, क्योंकि जो औसत ऊष्मीय वेग है वो 0 होता है, यानी लगभग इलेक्ट्रॉन अपनी परिसीमा के अंदर ही वाइब्रेशन करते हैं, वो कभी एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ फ्लो होते नहीं है। इसीलिए हमें हीट या थर्मल वेलोसिटी से कोई करंट प्राप्त नहीं होता, ठीक है। प्राप्त किससे होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो इसमें हमें कैलकुलेशन करना है, ओम के नियम को उपयोग करना है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ। सबसे पहला इक्वेशन है कि जब आपने इस बैटरी को जोड़ा होगा, सेल को जोड़ा होगा, तो विभवांतर उत्पन्न हुआ होगा, और इस विभवांतर के कारण उत्पन्न हुआ होगा वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर B/L लिखेंगे। लेंथ L है तो B/L हो। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा तभी तो इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल लगना शुरू हुआ होगा। और वैद्युत बल कितना लगेगा, F बराबर QE होता है। बट यहाँ पर Q की जगह क्या यूज़ करेंगे, E यूज़ करेंगे। E क्यों,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। भाई इलेक्ट्रॉन ही तो गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का उपयोग करेंगे। तो यहाँ बल F बराबर QE के बजाय हो जाएगा E। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम E का मान इसमें रख सकते हैं। E का मान क्या रख सकते हैं? V/L। तो जो बल है F बराबर हो गया E × V/L। यहाँ तक जानकारी स्पष्ट है। अब अगर बल लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र था, यानी विभवांतर लगाए तो क्षेत्र उत्पन्न हुआ, क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो बल लगा। अब बल लगेगा तो विस्थापन होगा। अब विस्थापन होने का मतलब है गति होगी, गति होगी तो त्वरण होगा। तो त्वरण कितना होगा? त्वरण निकालेंगे न्यूटन के नियम से। न्यूटन कहते हैं कि जो त्वरण है वो बल और द्रव्यमान का अनुपात होता है, A बराबर F/m। तो यहाँ से हमको A का मान क्या मिलेगा? A बराबर F और F का मान क्या है? EB/L, EB/L एंड बाई M। तो त्वरण A का मान क्या प्राप्त हो गया? EB/ml। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? तो हमें त्वरण प्राप्त हो गया। शुरुआत कहाँ से की है भाई, एक बार फिर से सुनो। एक चालक तार को जोड़ा गया, पर पहले चालक तार सेल से नहीं जुड़ा था, कहीं रखा रहा होगा, फिर उसको हमने उठाया और उसको सेल से जोड़ दिया। जैसे सेल से जोड़ोगे इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे आप सेल से जोड़ोगे विभवांतर के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत बल के कारण जब इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा तो विस्थापन होगा, विस्थापन है तो स्वाभाविक है उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। भाई गति का मतलब ही त्वरण होता है। न्यूटन के 3 नियम होते हैं ना। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है कि जो पिंड जिस अवस्था में उसी में बना रहेगा, कब तक? जब तक वाय बल ना लगाया जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा ही। समझे कि नहीं? ना पिंड की दिशा बदलेगी, ना पिंड के वेग में परिवर्तन होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स आप लगाए हो उसी फोर्स के प्रोपोर्शनलिटी में एक्सेलरेशन जनरेट होगा। ठीक है। और थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन फोर्स हैव अ रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। यही न्यूटन के 3 नियम है ना। तो फर्स्ट लॉ तो आप समझ गए, ये मैथमेटिकल फॉर्मेट है, गणितीय स्वरूप है। त्वरण मिल गया, यहाँ तक सभी को स्पष्ट है बातें। अब अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा है अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग से पहले एक और बात समझनी होगी, उसका नाम है श्रांति काल। कौन सा काल? श्रांति काल। ये श्रांति काल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। श्रांति काल क्या है? देखो, जो इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर है, जो इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर है, वो जब गति करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे भी ना। तो दो टक्कर के बीच में कितना समय अंतराल होता है, उसी को बोलते हैं श्रांति काल। यानी इलेक्ट्रॉनों के दो टक्कर के बीच का अंतराल। हाँ वही बात है, इलेक्ट्रॉन की टक्कर के बीच, इलेक्ट्रॉन के एक टक्कर के बीच का समय अंतराल, जो समय अंतराल होता है इसी को कहते हैं श्रांति काल। अब ये जो श्रांति काल है वो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग होगा। तो मान लिया पहले इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल क्या है, टाउ, दूसरे का टाउ 2, तीसरे का टाउ 3, डॉट डॉट ऐसे एनवे का टाउ एन ऐसे लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला मुद्दा है क्या, अनुगमन वेग। यहीं से स्टार्ट करेंगे, अनुगमन वेग। देखो ये श्रांति काल समझ गए ना, जो इलेक्ट्रॉन इसमें गति कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब उन पर टक्कर होगी तो कुछ अंतराल होते हैं ना, जैसे 1 सेकंड बाद टकराएगा, 2 सेकंड बाद टकराएगा, कोई समय अंतराल होता है। उस समय अंतराल को ही क्या कहते हैं हम, श्रांति काल, और उसे टाउ से व्यक्त करते हैं। ये बात स्पष्ट है। अब इसके बाद जो अनुगमन वेग है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये अनुगमन वेग क्या चीज़ है? देखो जो अनुगमन वेग होता है ये होता है औसत ऊष्मीय वेग। औसत ऊष्मीय वेग नहीं, औसत वेग।
औसत वेग बोलते हैं इसे। औसत वेग किसका? इलेक्ट्रॉनों का। औसत वेग का मतलब क्या, ज़रा ध्यान दीजिए। देखो ये इलेक्ट्रॉन, अगर हम इनके ऊष्मीय वेग की बात करें, बात मत करो भाई, ऊष्मीय वेग, तो जो ऊष्मीय वेग है वो मान लेते हैं क्या है, u1 u2 u3 डॉट डॉट un, n इलेक्ट्रॉन है तो n मान लिया। और इस अंतराल बाद जब टक्कर होगी, विभवांतर लगेगा, गति होगी, टक्कर होगी तो वेग बदलेगा, तो उसके बाद वेग क्या बनेगा, इसे हम अंतिम वेग कह सकते हैं। अंतिम वेग को मान लेते हैं क्या है, v1 v2 v3 और nवें इलेक्ट्रॉन का वेग क्या मान लिया हमने, vn। ठीक है, बट आप जानते हो कि वेग v बराबर क्या होता है, u प्लस at। वेग v बराबर होता है u प्लस, तो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग v1 बराबर क्या होगा, u1 प्लस a-τ1। त्वरण तो यही रहेगा ना, क्योंकि एक ही सिस्टम के अंदर है तो एक्सेलरेशन सबका एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि सब पर बल की मात्रा एक है, सबका द्रव्यमान एक है, तो त्वरण भी क्या होगा, एक ही होगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग v2 बराबर क्या होगा, u2 प्लस a-τ2। ऐसे डॉट डॉट nवें इलेक्ट्रॉन का वेग लिखोगे तो vn बराबर मिलेगा un प्लस a-τ n। यही तो प्राप्त होगा। अब इन सभी वेगों का क्या लिखना है हमें, औसत, और जब औसत वेग लिखोगे तभी आपको मिलेगा अनुगमन वेग। तो जो अनुगमन वेग है वो अनुगमन वेग होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn और बटे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। जब भाग करेंगे तभी तो औसत मान मिलेगा। इसमें अनुगमन वेग को किससे शो करते हैं भाई, bd से। तो bd बराबर v1, और v1 को हटा के क्या लिखेंगे, v1 को हटा के लिखेंगे u1 प्लस a-τ1, v2 को हटा के लिखेंगे u2 प्लस a-τ2। तो यहाँ लिखा जाएगा u1 प्लस a-τ1, एंड v2 की जगह क्या लिखेंगे, u2 प्लस a-τ2, प्लस v3 की जगह क्या लिखोगे, u3 प्लस a-τ3, एंड प्लस डॉट डॉट vn को लिखेंगे un प्लस a-τn, और पूरे के बटे क्या रहेगा। इतनी बात स्पष्ट है। इसके बाद देखो जो u1 u2 u3 un है इनको एक साथ कर ले, जो u वाले टर्म है उनको एक साथ कर लो, और जो दूसरा टर्म है a-τ1 a-τ2 a-τ3 a-τn, सब में a क्या है, कॉमन। तो a को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और एक u को अलग कर लेते हैं, तो इसके दो पार्ट बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, bd बराबर u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un बाई n। एक पार्ट ये बना ले हम, और दूसरे में एक्सेलरेशन कॉमन ले लो। तो अगर हम एक्सेलरेशन कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट डॉट τn, और बटे इसमें से जो पहला पद है ये क्या चीज़ है, जो u1 u2 u3 un है, ये क्या है, ऊष्मीय वेग है ना। और ये u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un बाई n क्या है, औसत ऊष्मीय वेग। भाई ऊष्मीय वेग का औसत ही तो लिखा है ये। अगर ये औसत ऊष्मीय वेग है, औसत ऊष्मीय वेग, तो आप जानते हो औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इससे कोई करंट हमें प्राप्त नहीं होती है। और सेकंड पार्ट जो लिखा हुआ है वो क्या है भाई, टाउ 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 सबको जोड़ के नंबर से भाग किया गया है। इसका मतलब ये क्या है, औसत श्रांति काल है, यानी ये है औसत शांति, नहीं श्रांति, शांति बोले सुनाई नहीं दे रहा है। और औसत श्रांति काल को मान लेते हैं टाउ। क्यों ऐसा मानते हैं, ये भी एक लाइन सुन लो। जैसे ये एक चालक है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और चालक होमोजीनियस है। कैसा है, होमोजीनियस है। तो जो टक्कर है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का टक्कर है,
उस टक्कर का समय अंतराल लगभग सभी का क्या होगा, बराबर ही होगा, एक जैसी परिस्थिति के कारण ही। इसलिए मान लेते हैं कि एवरेज में सबका जो है समय कितना लग रहा है, वो है टाउ। इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो उसमें वेग बी डी का मान क्या मिलेगा भाई, एक तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस ए और इनटू इस पूरे को हटा के क्या लिख देंगे, तो बी डी बराबर क्या मिला, ए टाउ ही तो मिला। यहाँ तक बात स्पष्ट है। अब जरा समीकरण 1 से मान रखो इसमें, बाई इक्वेशन फर्स्ट, प्रथम समीकरण से ए का मान क्या रखेंगे, ई बी बाई एम एल, ई बी बाई एम एल एंड इनटू टाउ। तो हमें प्राप्त हुआ क्या, अनुगमन वेग। लेकिन प्राप्त क्या करना है, चुप रहो, ऐसे ही मतलब सीधा नेपाल से उठ के और हांगकांग पहुंच गए, गतिशीलता नहीं, अनुगमन वेग मिला। अनुगमन वेग से हमें निकालना है ओम का नियम, समझे कि नहीं। तो अभी तो केवल अनुगमन वेग मिला है, ओम का नियम कब मिलेगा भाई, ओम का नियम तभी मिलेगा जब विभवांतर और धारा में संबंध मिल जाए। तो मुझे तो विभवांतर दिख रहा है कि यहाँ पे विभवांतर क्या है, वी, बट एक चीज़ नहीं है, धारा नहीं, समझे कि नहीं। और धारा कैसे मिलेगी, अनुगमन वेग की सहायता से। आपको पता है कि धारा और अनुगमन वेग के बीच एक बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, क्या होता है, आई बराबर यन ई ए बी डी, यही तो होता है। तो इस धारा के समीकरण में बी डी का मान हम रखेंगे, तब क्या मिलेगा, तो यहाँ जब मान रखेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, आई बराबर यन ई ए इंटू, ये जो बी डी है उस बी डी को हटा के लिखेंगे ई बी बाई एम एल इंटू टाउ, ई बी बाई एम एल इंटू टाउ। अब इसमें से जो बी है वो वोल्टेज है, बी को पक्ष अंदर कर लो, दो हो जाएगा आई बाई बी बराबर एन, और ई का ई में गुणा ई स्क्वायर इंटू ए और इंटू टाउ बटे एम एल, यही तो मिला। अगर इसका हम इन्वर्स ले यानी अपोजिट प्रतिलोम तो क्या मिलेगा, आर, इसको उलट के ऐसे लिख सकते हैं बी बटे आई, व्युत्क्रम ले सकते हैं। तो जब बी बटे आई लिखोगे तो ये वैल्यू एम एल अंश में हो जाएगी, और हर में क्या होगा, यानी ई ए स्क्वायर इंटू टाउ। और इसी बी बटे आई को क्या कहते हैं, आर कहते हैं, प्रतिरोध आर कहते हैं ना। बट बी बटे आई बराबर आर, इसलिए आर बराबर क्या मिला, यम यल बटे यन ई स्क्वायर ए टाउ, यही तो मिला भाई। अब ये जो आया है ये कांस्टेंट है कि नहीं, इसको भी तो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं, जगह नहीं बच रहा। जो आर है उसके लिए देखो रिजल्ट क्या है, एम, यम क्या है, मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरा क्या है, लेंथ, लेंथ किसका, लेंथ किसका है, वायर का, और वायर का लेंथ होगा कांस्टेंट। लेंथ यूज, लेंथ यल होगा, ये होगा कांस्टेंट। और कौन से टर्म है इसमें भाई, यन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, कांस्टेंट। जो ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो भी 1.6 × 10⁻19 ही होगा, ये बदलेगा नहीं, ये भी है कांस्टेंट। और एरिया, कहीं ऐसा थोड़ी ना कि विभवांतर लगाने से तार मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा, ये भी तो कांस्टेंट है। और सरांतिकाल टाउ, वो तो समय अंतराल है, समय निश्चित ही होगा, ये भी बदलने वाला नहीं है। तो अगर इन राशियों में देखें तो इस संबंध आर में जितनी भी राशियाँ वो सब क्या है, कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं अतः आर बराबर कांस्टेंट, और यही है ओम का नियम।
इस तरीके से हो गया सिद्ध। नोट किया जाए। हाँ